हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस एसएचएम के चैप्टर में। जो बचा हुआ पोर्शन है वो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे और जो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे सिंपल पेंडुलम है या वेरियस टाइप ऑफ पेंडुलम रहेंगे, उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम के। तो स्प्रिंग पेंडुलम क्या रहता है कि पहली बात तो हम ये मान चलेंगे जो स्प्रिंग को यहाँ कंसीडर किया जाता है वो मासलेस होती है, ठीक है। तो जैसे हम इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले चैप्टर मीन्स जो फोर्स वाले चैप्टर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ हम बताए थे कि स्प्रिंग क्या मासलेस रहती है जा करके। तो यहाँ भी स्प्रिंग को मासलेस ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, देखिए कि ये मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई ब्लॉक सस्पेंड किया। अब इसको हमने क्या, जैसे जैसे सस्पेंड करेंगे स्प्रिंग में कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा इसके वेट की वजह से, नीचे की तरफ जो भी लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसका मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट है के। देखो इसमें इलोंगेशन क्या हो, जैसे मान लीजिए ये नीचे की तरफ पहुंची जा करके ये ब्लॉक, ठीक है। सपोज करिए इसमें जो इलोंगेशन आया एक्स, ब्लॉक किधर गया है, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो जो स्प्रिंग फोर्स आया यही काम कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की तरह। तो यहाँ हम लोगों ने पाया जो स्प्रिंग फोर्स आ रहा है यही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम फोर्स निकालें तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये रहता है, माइनस क्या हुआ जाकर के इंटू एक्स। तो यहाँ हम लोग पाएंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती थी वो क्या रहती थी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अगर वाई होता तो वाई, एक्स है तो हम एक्स रखेंगे। कंपेयर करते हैं, एक्स जगह एक्स है, एक जगह ए है, नेगेटिव जगह नेगेटिव है, तो ओमेगा स्क्वायर जगह क्या लिखा है, के बाई एम। तो यहाँ हमने पाया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है के बाई एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 पाई अंडर रूट के नीचे रहेगा, एम ऊपर चलाएगा, एम अपॉन के। तो देखिए स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है। अब तुम सोचोगे भाई ठीक है इसका आ गया तो मतलब क्या हुआ जा करके, है कि नहीं। अब मतलब वहीं शुरू होता है जो हम पहले पढ़ चुके थे। तो देखो सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इन दोनों में अंतर समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, जबकि जो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ये रहेंगे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने देखा था सिंपल पेंडुलम में जैसे एल्टीट्यूड ऊपर तरफ जाते थे अर्थ सरफेस से तो जी की वैल्यू घटती थी, टाइम पीरियड क्या होता था, बढ़ता था। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं तो वहाँ जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, जी की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा। लेकिन ये पैरामीटर्स यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, चाहे अर्थ सरफेस के ऊपर जाएँ, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पर जाएँ या अर्थ सरफेस के अंदर जाएँ, इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर इंडिपेंडेंट है। तो इस बात को अच्छे से लिख लेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो इट्स वैल्यू विल बी रिमेन सेम ऑन अर्थ एज वेल ऑन अनदर प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट पर बात करें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन इस पर रहता है जाकर के, ठीक है। तो हमने ये जान लिया भाई स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये निकला है। के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो के लिखा हुआ है ये के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हम वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में डिराइव करा चुके हैं। के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, एल। स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके स्प्रिंग पेंडुलम की। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि हमें इसमें देखते हैं कि क्या इसमें न्यूमेरिकल रह सकते हैं और कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे ही कहा गया कि भाई ये स्प्रिंग पेंडुलम मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो देखो इसका जो वेट रहेगा नीचे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो रहेगा वो ऊपर लगेगा।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो के एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी के। स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को। तो अब यहाँ पर हम देखें तो इसको इधर ले जाते हैं, जी को इधर ले आते हैं, तो यहाँ देखो एक्स अपॉन जी इज इक्वल टू किसके बराबर, एम अपॉन के। तो टाइम पीरियड पढ़ा था हम लोगों ने 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो एम अपॉन के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन जी। तो दूसरा इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा सकता है कि एम अपॉन के जगह क्या लिख दिया, एक्स अपॉन जी। अब दिक्कत यहीं आएगी, तुम सोचोगे यहाँ पर तो जी लिखा हुआ है, तो ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिपेंड कर रहा है, समझते हैं। कहा यह गया कि इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझो कैसे नहीं आएगा, अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे तरफ बढ़ेगा, तो इसका क्या होगा, उसी रेट से एलोंगेशन भी तो होगा, तो वैल्यू क्या होगी, एक्स की भी बढ़ेगी। तो जितना जी बढ़ेगा उतना एक्स बढ़ेगा, फाइनली क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टाइम पीरियड कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है ना। अगर हम जैसे कहा जी की वैल्यू को हम चेंज करें, तो जी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो इस जी की वजह से जो एलोंगेशन है वो भी तो चेंज होगा। तो जितना जी चेंज होगा उसी हिसाब से एक्स चेंज होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, टाइम पीरियड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब कैसे, मतलब अब आगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो कह देंगे ये ऐसे रखा है, टाइम पीरियड इसका टी दे रखा है। अब इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए इसको एक इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया जा करके, ये ऐसे, ये ब्लॉक है वही मास m और ये इधर रख दिया गया, और इसको खींच कर ऐसे छोड़ दिया। आप बताइए टाइम पीरियड, जब स्प्रिंग वही है, मास वही है, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, वही रहेगा। जाकर कहीं भी रख दो, अगर मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए ये स्प्रिंग पेंडुलम है और इसको किसी हम लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं, ठीक है, इधर मान लेते T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं T3। दोनों कंडीशन में अगर स्प्रिंग वही है और मास वही है तो टाइम पीरियड सब क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यही अगर सिंपल पेंडुलम होता तो वैल्यू क्या होती, बदल जाती सब वो, जो कि कंडीशन ये नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट पर, जो भी हमने उससे ब्लॉक सस्पेंड कर रखा होगा, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी सिर्फ टाइम पीरियड इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा, बाकी पर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने जानी स्प्रिंग पेंडुलम की और स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड की। अब बाकी इस पर कुछ हम कंडीशंस देखते हैं क्या रहती हैं, तो उसको हम समझेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बोलते जाएंगे और इसके बाद आप जैसा सुन रहे हैं उस हिसाब से आप लिखते जाएंगे। क्या है मतलब, देखिए मतलब ये है, जैसे हम लोगों ने ये जाना, इसको नोट करके लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा जा करके 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ठीक है। हमने ये कहा कि भाई स्प्रिंग मासलेस होगी, अगर मान लीजिए स्प्रिंग का मास कंसीडर किया जाए तो पहला कंडीशन है इफ मास ऑफ स्प्रिंग, इफ मास ऑफ स्प्रिंग इज सपोज करिए ms, देन हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मास रखेंगे, इफेक्टिव मास, क्योंकि मास जो सस्पेंड किया हो तो रहेगा ही, तो जो m इफेक्टिव रहेगा वो इस ब्लॉक का मास प्लस स्प्रिंग का मास कितना हो जाएगा, 1/3 रहेगा, ठीक है, मास ऑफ द स्प्रिंग बाई 1/3 इफेक्टिव मास। ये मास ऑफ द ब्लॉक है जो हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया था, ये था ना स्प्रिंग, ये हमने यहाँ पर कनेक्ट किया गया था, ये क्या है, स्प्रिंग का मास है। तो अब जो हम रखेंगे वो ये वैल्यू रहेगी। तो टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे ना, तो 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इफेक्टिव मास अपॉन क्या रहेगा, के, तो इस इफेक्टिव मास की वैल्यू रख देंगे, ये अगर 2 पाई स्मॉल m प्लस ms/3 अपॉन क्या रहेगा, के। तो पहली कंडीशन होगी जाकर के, अगर हम ये मान चले कि स्प्रिंग का मास को हम कंसीडर करें, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब स्प्रिंग तो मासलेस ही है, ठीक है, स्प्रिंग तो मासलेस ही है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर हम मास को कनेक्ट करते हैं, यहाँ m1 मास है और यहाँ पर क्या है, m2 मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। तो इस केस में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिड्यूस्ड मास का, किसका रहेगा, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट रहेगा, रिड्यूस्ड मास मान लीजिए m, तो ये आता है 1/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड में रख देंगे 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इधर आ जाएगा m1 m2 और इधर आएगा m1 प्लस m2, इधर क्या रखा है k हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने अभी देखी। अगर हम स्प्रिंग का मास को कंसीडर कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव मास रखेंगे। अगर मासलेस स्प्रिंग के दोनों सिरों पर मास अटैच किए हों तो हम नेट मास किसका रखेंगे, हम रिड्यूस्ड मास रखेंगे। ये होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे कि एक बार पूछा गया था 2 kg का मास रख दिए गए थे, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4/4 कितना आ जाएगा 1, तो कितना आएगा 1/k, जो k की वैल्यू लिखी रहेगी उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगा सेकंड। थर्ड देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, अगर स्प्रिंग को हम कंबाइंड करें तो कंपोजिट स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड क्या रहेगा ये हम देखते हैं। तो थर्ड आया कंपोजिट स्प्रिंग। कंपोजिट स्प्रिंग में दो कॉम्बिनेशन है इसके। एक तो क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में ये है कि जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है, चलो ऐसे बना देना है। ये है एक स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरी स्प्रिंग ये है स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मास m जोड़ा गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो K इक्विवेलेंट आता है KS कर दे रहे हैं, ये आता है 1/K1 प्लस 1/K2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देखो आ जाएगा K1 K2 अपॉन क्या रहेगा K1 प्लस K2। तो उस केस में देखो टाइम पीरियड जो आ जाएगा ये आ जाएगा m/K, K हुआ K1 K2 और इधर क्या आ जाएगा K1 प्लस K2। ये सीरीज कंडीशन की रही आकर के। अगर हम स्प्रिंग को कैसे जोड़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उसका क्या निकालेंगे, इफेक्टिव या नेट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। ठीक है, बी दूसरा रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये दो स्प्रिंग पैरेलल जुड़ी होंगी, एक ये है और दूसरी ये है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग का मास m दे रखा है। अगर ये ऐसा भी बना हुआ है ना, ऐसे समझ लीजिए, या इधर बना दे रहा हूँ, ये है और दूसरी स्प्रिंग ये दे रखी है, तब भी ये पैरेलल। इसका जो K इक्विवेलेंट रहेगा वो यहाँ पर हम देखेंगे, जो K इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या रहेगा K1 प्लस K2 रहेगा। तो टाइम पीरियड की बात करेंगे अंडर रूट m अपॉन क्या रखेंगे K इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड की बात करेंगे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन ये आ जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई जाकर के कि स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के केस में अगर कंपोजिट स्प्रिंग हम कंसीडर करें तो सीरीज रहेगा या तो पैरेलल रहेगा जाकर के। इस तरह के जुड़ा तो K1 K2 पाना K1 प्लस K2, अगर ऐसे लिखा तो K1 प्लस K2 रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई जाकर के स्प्रिंग पेंडुलम की कंडीशन। अब एक आध कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे स्प्रिंग पेंडुलम कैसे रहेंगे तब समझ में आएगा क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि मान लीजिए दो स्प्रिंग हैं, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट एक का दे रखा है 2 और दूसरे का दे रखा है 3, जो जाएगा न्यूटन पर मीटर। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इनको पैरेलल में जोड़ा गया इस तरीके से विथ ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द ब्लॉक पुल्ड एंड रिलीज्ड। इसको थोड़ा पुल करके इसे छोड़ दिया गया। देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। तो देखो किस में जुड़े हुए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी K1 प्लस K2, तो आएगा 2 + 3, मतलब इफेक्टिव जो आ गया या K इक्विवेलेंट आ गया 5। तो बस रख देंगे, ये आ जाएगा 2 पाई, m की वैल्यू है 5, K की वैल्यू है 5 वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई। तो टाइम जो पीरियड की वैल्यू आई कितनी आ गई 2 पाई सेकंड। सिंपल सा है, कोई भी ऐसा दिया रहेगा तो एक हमने करके देख लिया, उसमें अगर ऐसा कोई दे रखा है तो आप जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम सिंप्लीफाई के वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, एक तो ये आ गया, अगर कंपोजिट स्प्रिंग के केस में कह रहा है तो टाइम पीरियड बताइए, तो उसमें हमने जाना कि ये होगा।
दूसरा देखिए, दूसरा है स्प्रिंग कांस्टेंट के बेसिस पर। हम लोगों ने ये जाना कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। ये जाना कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लेंथ को हम हाफ करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक सिंपल ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, लेंथ इसकी l दे रखी है, इसका टाइम पीरियड सपोज करिए 4 सेकेंड दे रखा है। अब ये कहा गया कि स्प्रिंग को ब्रेक कर दिया गया 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है, इसको ब्रेक किया गया 2 इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट से वही ब्लॉक सस्पेंड कर दिया गया। अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा जाकर के। जब 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया गया है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, L/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल। लेंथ हाफ करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बस यहाँ न्यू टाइम पीरियड बात करेंगे तो 2π√m/2k। तो यहाँ हम लोग देखेंगे t डैश इक्वल टू रहेगा 2π, जो पहले की वैल्यू आ रही है t, उसमें देखिए क्या है, ये √2 डिवाइडेड है, तो t की वैल्यू 4 दे रखी, तो वैल्यू कितनी आ गई 4/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 सेकेंड, ठीक है। तो इसको समझ जाएंगे, जितना भी कहेगा उसको हम जान लेंगे। 1/3 किया तो 3 टाइम होगा, 1/4 करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, या स्प्रिंग को वो ब्रेक कर दे रहा है तो कितने टाइम इसका चेंज होगा। अब देखिए क्वेश्चन यही रहता है, कई बार ऐसा होता है वो टाइम पीरियड ना कह करके फ्रीक्वेंसी कह देता है, तो हम सोचते हैं अरे यार फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। तो अगर मान लीजिए टाइम पीरियड ये लिखा है 2π√m/k, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड 1/2, और इधर क्या जाएगा k/m हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने जानी स्प्रिंग पेंडुलम की। स्प्रिंग पेंडुलम से जो भी नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब कुछ हम कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड क्वेश्चन बढ़ने से पहले, ठीक है, एक कंडीशन पे और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक को हम स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं, या चलो देख लेते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। समझेंगे इसको आसानी से। कोई अगर ज़्यादा अगर टिपिकल न्यूमेरिकल रहेगा तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, इससे एक ये सॉलिड सिलेंडर कनेक्टेड है, बाकी सब कंडीशन मान लीजिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इलोंगेशन x हो रहा है, इसका मास i, जो भी कंडीशन बने सब समझ लीजिए। सॉलिड सिलेंडर है, अब ये रोल कर रहा है, कैसी कंडीशन है इसकी है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब ये सिरा स्प्रिंग का फिक्स है, ठीक है, आगे ये रोल हुआ। अब जब रोल होगा तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच करती स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, मतलब इसको आगे नहीं जाने देगा। नहीं जाने, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसका स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा तो ये सिलेंडर क्या होगा, रुक जाएगा, फिर किधर जाएगा, स्प्रिंग फोर्स की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा, जितना ये इलोंगेट हो चुका है उतना ही क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो सिलेंडर होगा ऐसे मूव करेगा, ऐसे ही इस तरीके से ये ऑसिलेट होने लगेगा। तो हमसे कह रहा है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए क्या रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। देन स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कैसे ऑसिलेट कर रहा है हमने बताया कि जैसे आगे तरफ मूव करेगा स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, आगे तरफ ये आगे मूव करता जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा ये यहाँ कहीं पर रुक जाएगा जा करके, और स्प्रिंग फोर्स की तरफ वजह से ये आगे की तरफ जाएगा। जैसे आगे जाएगा कंप्रेस होगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स वजह से फिर से आगे जाएगा ये। तो इस तरीके से ऐसे ये ऑसिलेट होता रहेगा टू एंड फ्रो। देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हम करें, हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस ये था कि हम एक इक्वेशन निकालेंगे, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई। ओमेगा की वैल्यू निकाला गया तो हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। अब हमारा पूरा टास्क ये होगा हम किसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू निकालें।
क्या करें, कैसे ओमेगा की वैल्यू निकले, ठीक है। अब जब कुछ नहीं पता चलता है, फिजिक्स में ध्यान है, जब कुछ नहीं पता चलता है तो हम ये दिमाग लगाते हैं कि यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल डायनेमिक्स में अगर ध्यान देंगे तो वहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखाया था, ये आता था हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस आई ओवर mr²। और ये बताया था कि सॉलिड सिलेंडर का बिहेवियर किसके जैसा रहता है, डिस्क जैसा, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो mr²/2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का हम। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू निकाली जा करके हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस ये आएगा mr²/2, तो यहाँ बचेगा 1/2। तो 1/2 कितना हो गया, 3/2, 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हो गई जाकर 3/4 mv²। चलिए ठीक है। अब दूसरी कौन सी एनर्जी होगी, दूसरी एनर्जी क्या होगी, जब स्प्रिंग इलोंगेट होगी या कंप्रेस होगी तो इलास्टिक एनर्जी भी डिस्टोर्ट होगी। तो उस केस में यहाँ पर हम इलास्टिक या स्प्रिंग एनर्जी अगर देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ kx²। तो ये जो दोनों एनर्जी रहेंगी इस पूरे ऑसिलेशन में ये कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहेंगी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमने पाया हाफ kx² प्लस ये वैल्यू पहुँची जा करके 3/4 mv² इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कांस्टेंट। निकालना क्या हम लोगों को, एक्सेलरेशन। अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये लिखी हुई है भाई, हमें यही काम करना है ना, a इज इक्वल टू -ω² x या y निकाल लें। अगर हमारी एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाला गया तो इससे कंपेयर कर देंगे, हम क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड। तो हमने वही काम किया, तो इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है हाफ के, डिफरेंशिएट करेंगे d/dt, इधर क्या रहेगा x², इधर रहेगा 3/4 m, यहाँ पर हम लोग करेंगे d/dt, इधर क्या रहेगा v², यहाँ पर है ये कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ डिटेल हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, आपको पता है इसको हम क्या करें, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ dv से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हम पाएंगे k/2, जब dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2dx अपॉन dt बचेगा ये, ठीक है। यहाँ इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे तो आएगा 3/4, यहाँ dv से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2dv, इधर बचेगा dv अपॉन dt बराबर कितना रहेगा, 0, ठीक है। 2 से 2 ही हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए क्या बच रहा है, kx dx/dt क्या होता है v प्लस 3/2 v dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर 0। हमें तो एक्सेलरेशन निकालना, इसको यहीं रखते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो 3/2 va इज इक्वल टू ये आ जाएगा -kxv, v से v कैंसिल आउट हो गया। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ रहा है -2k/3 और इधर क्या जा रहा है, x आ गया ना, देखिए बन गई इक्वेशन हमारी। इसको हम कंपेयर कर देंगे, a इज इक्वल टू -ω² x। तो देखो ω² इज इक्वल टू लिखा है, ठीक है, 2k/3, यही है ना। और चीज़ देख लेंगे, यहाँ पर m छूट गया ये है कि नहीं, तभी वैल्यू हो अपने आप पता चल जाता है, m आना चाहिए था ना, m नहीं आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा m, ठीक, ये पहुँचा जा करके। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, √2k/3m। तो ये वैल्यू हो गई। तो टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। तो 2π ओमेगा की वैल्यू ये 3m ऊपर चला जाएगा, तो 3m अपॉन कितना हो गया, 2k, ये हो गया, सिंपल सी बात। तो कोई भी क्वेश्चन कहे उसे आप सिंप्लीफाई, हमें क्या निकालना है, बस एक्सेलरेशन निकाल लो। और एक्सेलरेशन का हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्सेलरेशन निकाल के हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, बस आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन, आप इसको सॉलिड सिलेंडर की जगह आप क्या मान लो, हॉलो सिलेंडर मान लो, या कोई बॉल मान लो। बॉल मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। अगर वो सॉलिड स्फीयर हो गया तो यहाँ पर कितना आएगा, 2/5, 2/5 मतलब कितना होगा, 7/5, 7/5 मतलब 7/10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7/10 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7/5 इधर फिर बच जाएगा जाकर के, ये 7/5 सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से ये 7/5 पहुँच जाएगा 5/7। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ जैसे 5/7 आ जाएगा, 3/2 है तो वही आ जाएगा। तो पूछा गया, हालांकि अपने नीट में नहीं आया, लेकिन जेईई में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अलग अलग बॉडी बदल देते हैं। सॉलिड सिलेंडर रखा, कई बार इसे हॉलो सिलेंडर कर देंगे, ठीक है। एक बॉल कर देंगे रिजिड बॉल, रिजिड बॉल मतलब कैसा हो जाएगा, वो सॉलिड
स्फीयर हो जाएगा या स्फेरिकल सेल कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन यही रहेगी, बस इस पर आई की वैल्यू बदल जाएगी, उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्सेलरेशन निकाल कर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये दोनों कंडीशन लगाई, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आ जा करके स्प्रिंग एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, दोनों का हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसे आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और समझ लेंगे। सॉलिड स्फीयर की वजह से एक बार फॉर्मूला बनाकर आप देख लेंगे इसको, क्या इसका टाइम पीरियड आएगा। तो ये हमने जाना स्प्रिंग से अटैच्ड जो भी बॉडी थी उसके टाइम पीरियड का रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं स्प्रिंग का ही। ठीक है, क्या देखते हैं स्प्रिंग का, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ये है कि सपोज करिए 3 स्प्रिंग हैं, ठीक है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है, तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इनके बीच जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री है। एक यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है m। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल जैसे कंडीशन है वो शो कर रखा है। एक पार्टिकल है जिसका मास है उसके सेंटर पर ये रखा हुआ है। करना क्या है ये समझते हैं। करना यह है इस पार्टिकल को थोड़ा प्रेस किया गया। ठीक है, प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, प्रेस करेंगे तो जैसे उसको प्रेस करेंगे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये जब प्रेस करेंगे तो ये क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, ये इधर इलोंगेट, ये इसको किधर खींचेंगे अपनी तरफ, और जैसे उसको प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से ऐसे ये ऑसिलेट होने लगेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर इस पार्टिकल m को प्रेस करके छोड़ दिया जाए देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये कंडीशन रही। अब इसमें हमें अप्रोच करना है, अगर बहुत ज़्यादा देखो हम लगाएं तो स्प्रिंग पेंडुलम का हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला 2π√m/k। तो देखिए 3 स्प्रिंग जुड़ी हुई हैं, इन 3 स्प्रिंग में हम क्या निकाल लें, इसका k इक्विवेलेंट निकाल लें। अगर हमने k इक्विवेलेंट निकाल लिया, मास तो फिक्स नहीं, तो हम क्या निकाल आएगा, टाइम पीरियड। तो ओवरऑल हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो फोकस रहेगा वो हमें क्या निकालना रहेगा, k इक्विवेलेंट निकालना रहेगा। अब ये तो सीरीज ना पैरेलल ऐसा समझ में आ रहा है, इसका हम देखेंगे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए सपोज करिए हमने ये माना कि ये कंप्रेस हुई जाकर के x। ठीक है, अब ये अगर कंप्रेस हुई तो x, ये तो इलोंगेट नहीं होगी क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है, इसको ऐसे हम मानते हैं जैसे ये इसको ऐसे इधर रखा गया जाकर के ये y आया, तो ये सपोज करिए y1 इधर पहुंच रहा जाकर के, ये y1 इधर पहुंच रहा जाकर के, सपोज करिए y2 मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, अब इस तरीके से पहुंच रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए इलोंगेट होगी, जैसे इसको प्रेस करके छोड़ेंगे ऊपर तरफ जाएगी, तो ये इलोंगेट भी ऊपर की तरफ होगी जाकर के ये y। ठीक है, और ये इधर इलोंगेट होगी, ये इधर इलोंगेट होगी। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो एंगल रहेंगे जाकर के कितने होंगे, 45 डिग्री। तो अगर ये y1 है, ठीक है, तो y1 का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, y1 cos 45, और इधर भी जो आएगा वो भी क्या होगा जाकर के, y1 cos 45, यही तो आएगा जाकर के, ये कंडीशन बनी जाकर के। तो y1 हमने ये देखा भाई, इसका जो इधर पहुंच रहा जाकर एक्चुअली में y1, अगर ये y है तो ये y cos 45 हुआ जाकर के ना, इसको हमने अलग माना था, अलग से फिर बना देना हूँ। ये जैसे ऐसे हुआ, ये ऊपर की तरफ अगर ये इलोंगेट हो रहा है y, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसको हमने y1 रखा जा करके और इसको हमने क्या रखा, y1। ये एंगल कितना रहा जा करके, 45, और ये एंगल कितना रहा, 45। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इसके इलोंगेशन की। अब इसी में देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे, एक तो देखो ये इधर फोर्स लगा जा करके जो इसकी वजह से था वो कितना आ गया, KY1, KY इस स्प्रिंग की वजह से। इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो इसकी वजह से अगर F1 मान रहे हैं और इसकी वजह से हम F2 मान रहे हैं, तो यहाँ देखो, ये देखो F1 cos 45 रहेगा, और ये भी आइडेंटिकल वही एंगल है, स्प्रिंग आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या F1 ही रहेगा जाकर के, तो ये भी क्या होगा, F1 cos 45 मतलब 2F1 cos 45 हो जाएगा।
इन दोनों का जो इसके लॉन्ग कंपोनेंट आया वो कितना होगा, cos 45 जुड़ गया 2 cos 45 हो गया, ठीक है। और इसका ये जा रहा था k इंटू वाई, तो जो नेट फोर्स रहेगा जा करके, ठीक है, तो एक तो देखो पहले का आया माइनस के वाई, अलग इसी में रख दे रहे हैं माइनस, और प्लस दूसरा जो पहुंच रहा जा करके 2 F1 cos 45, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो F1 है जा करके, F1 इज इक्वल टू क्या है, KY1, ठीक है, केवल इसकी बात करें। और Y1 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, Y1 की वैल्यू निकाली हमने y cos 45, बस ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। तो F इज इक्वल टू माइनस KY प्लस 2F, F की वैल्यू यहाँ रखेंगे KY cos 45, y का 45 यहाँ रखा था, cos स्क्वायर 45 हो जाएगा। एक तो देखो y का 45 रहेगा, एक f का रहेगा 45, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 45 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस KY cos 45 वाली 1/√2 होती है, स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा KY इधर आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो f इज इक्वल टू देखेंगे माइनस ये कितना आ जाएगा 2KY। तो यहाँ इसको अगर कंपेयर करें हम, माइनस यहाँ पर रख दें हम K इक्विवेलेंट इंटू वाई, तो K इक्वल देखो y सामने y है, माइनस सामने y है, तो K की जगह कितना आ रहा है 2K आ रहा है, तो K इक्विवेलेंट की जगह 2K वैल्यू हो जा रहा है। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट ये वैल्यू आ जाएगी m/2K। एक बार फिर से समझ लेंगे इसको, एंगल कुछ भी कर देगा। करना क्या है हमें, जिस डायरेक्शन में हमने इसको प्रेस किया, तो प्रेस होगा तो ऐसे क्या होगा, इलोंगेट भी होगा, तो ऊपर तरफ इसका जो गया फोर्स वो K इंटू वाई गया। इनका सभी स्प्रिंग कैसी हैं, आइडेंटिकल, तो हमने इनका जो सेम एंगल बना रहा, 45 इधर बना रहा, 45 इधर, मतलब दोनों वजह जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, सेम। इसका फोर्स इधर आ गया F1 cos 45, इसका भी कितना आ जाएगा F1 cos 45, तो नेट फोर्स रिडक्शन हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया 2 F1 cos 45। अब F1 बराबर होगा K इंटू Y1, अब Y1 वैल्यू निकालनी रहेगी, तो हम ये देखेंगे कि ये इधर जैसे ये इलोंगेट हुआ जाकर इधर y1, ये इधर इलोंगेट हुआ y1, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा cos 45, इसी तरह इसका भी क्या आएगा cos 45, तो y1 बराबर हो जाएगा y cos 45, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे cos 45 कितना, cos स्क्वायर 45 हो जाएगा, तो भी वैल्यू आ जाएगी m/2K। तो ध्यान रखिएगा अगर 90 डिग्री बन रहा है तो कितना आ जा रहा है m/2K हो जा रहा है, तो वहाँ इतना आप समय तो मिलेगा नहीं आप सॉल्व करने के, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना पहुँच जाएगा करके ये m/2K है। अब क्यों बार बार हम ये फोकस कर रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री तो m/2K है, एक बार इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है। लिख लेने का मतलब ये है कि उसी तरह वीडियो पॉज करेंगे और उसे लिख लेंगे। अब आप इसको ये देखेंगे, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करने का मतलब इधर कर रहा हूँ, डायग्राम ये बना रहने दे रहा हूँ, हम स्प्रिंग उसी तरह ली जा करके ये, ठीक है, स्प्रिंग ली जा करके, अब इनके बीच जो एंगल है वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो इनके बीच देखो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ जो हम करेंगे तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 मतलब अगर स्क्वायर कितना जाएगा 1/4, इसको कट करेंगे कितना जाएगा 1/2, तो 1 + 1/2 कितना जाएगा 3/2, तो 3/2 यहाँ पर करें 3/2, तो 3 इधर आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2m/3K हो जाएगा। अगर ये 120 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो F पहुँचेगा जा करके, यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर जो F पहुँचेगा जा करके माइनस या KY प्लस यह आ जाएगा 2KY cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 पे सॉल्व करने पे ये देखो आ जाएगा KY प्लस KY2, मतलब ये आ जाएगा माइनस 3KY2y, तो 3KY2y आया, तो उसमें देखो टाइम पीरियड रखेंगे K इक्विवेलेंट 3KY2 हो गया ना, तो जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट m/K, तो इधर आ जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, 2m/3K हो जाएगा। दोनों ही कई बार जैसे जेईई में पूछे गए हैं, तो नीट में जैसे कोई टिपिकल क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बना देंगे, बाकी कुछ तो रहता नहीं जा करके। तो आप ध्यान रखेंगे 90 डिग्री तो m/2 को जाकर 120 डिग्री तो कितना हो जा रहा है 2m/3K हो जा रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी आप वहाँ प्रोसीजर पे सॉल्व करने का जो तरीका हमने समझा दिया कैसे क्या करना है। ये दर KY प्लस 2KY cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
जो एंगल होगा उसका स्क्वायर कर देना है। अगर 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 हो गया। अगर ये 45 बन रहा जाएगा 90 तो आधा 45 हो गया ना, कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा। अगर 120 भी आधा कितना हो गया 60 हो गया, तो कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। बस ये आपको ये जो बना जा करके कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जितना एंगल हाफ बनेंगे जाकर उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी रही जा करके स्प्रिंग पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। बाकी आप जो भी आप पाएंगे उसमें आप बहुत से ऐसे ही आपको दिख जाएंगे, उसमें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पहुंचते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या किया गया है, एक ये ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम दे रखा है, ये स्प्रिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है, और इस बात उसी देश को हमने ऐसे पुल करके छोड़ दिया, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक। कंडीशन ये कह रहा है कि जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रख दिया जाता है स्मॉल एम, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड बताइए, फाइनल जो एम्पलीट्यूड आएगा कितना रहेगा जाकर के। अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड ए दे रखा हो, इफ इनिशियल एम्पलीट्यूड ए देन फाइंड आउट द फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन समझ लेंगे, एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम दे रखा है, स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट वही मान लेंगे के, ठीक है। कोई जैसे ये इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब अपनी ये मीन पोजीशन से पास होता है तो इसके साइमल्टेनियसली क्या होता है, सडनली एक स्मॉल ब्लॉक एम इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया जा रहा है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल ऑसिलेशन इज कैपिटल ए देन फाइंड आउट द फाइनल एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब पहले हमने इसे ब्लॉक नहीं रखा था तो उस केस में जो टाइम पीरियड रहेगा जा करके 2 पाई अंडर रूट ये कितना रहेगा m अपॉन के। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 पाई, इधर आएगा k अपॉन m। अब जो हमने इसके ऊपर रख दिया सपोज करिए f डैश हो गया जाकर के, तो अब तब की जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के, तो वही है मास यहाँ पर जुड़ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, यही रहेगा। इनको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे f डैश अपॉन f करते हैं, ठीक है। f डैश ये है तो 1/2 पाई कट जाएगा, ठीक है। ये f डैश लिखा हुआ है तो k से k कट जाएगा तो ये नीचे आएगा और m ऊपर चला जाएगा, यही रहेगा ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप देखना भी चाहें आपको क्या पता कौन किधर जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, f डैश में ये मास नीचे आएगा और f में क्या है ये इन्वर्सली तो ऊपर जाएगा जा करके। ये हमारा फ्रिक्वेंसी रिलेशन बना, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए क्या था एम्पलीट्यूड। अब इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, उसने ये बोला कि जैसे ही ये अपनी मीन पोजीशन से पास करता है सडनली एक स्मॉल ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया जा रहा है, मतलब हमने इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया। बाहरी फोर्स नहीं लगाया है तो इस कंडीशन में इसका लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। बोला क्या कि अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें ये बताया था कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कि नहीं, v बराबर क्या रहता है a ओमेगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो इनिशियल रहेगा, इनिशियल कैपिटल m था तो कैपिटल V रहा जा करके, बाद में क्या हुआ दोनों जुड़ गए जा करके, तो इसको V1 कर देना, बाद में ये हम मान ले रहे हैं V2 हो गया जा करके। तो V बराबर होता है a ओमेगा, इनिशियल एम्पलीट्यूड ये है तो ये रहा ओमेगा 1, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इधर हम एम्पलीट्यूड मान रहे हैं A2, ठीक है, A2 निकालना है, a ओमेगा इधर मान लिया ओमेगा 2, और एम्पलीफाई किसको करते हैं कैपिटल M कैपिटल A, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, इसको रख दे रहे हैं हम f बराबर ये रहेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इधर रहा जा करके A2, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, ये f डैश हुआ, देखो 2 पाई कैंसल, ठीक है। हमने क्या निकाला f डैश अपॉन f, इसको हम इधर ले जाते हैं, बाकी इधर ले आते हैं, ठीक है। इस बार फिर से तो जब इधर लाएंगे तो ये देखो रहेगा ma और ये नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू रहेगी ma अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू A2 बराबर ये इधर आएगा जाकर के एफ डैश अपॉन एफ। अब इस एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। यह एम्पलीट्यूड निकालना है ना, उल्टा कर देते हैं, उल्टा ऐसे करते हैं A अपॉन A2, A अपॉन A2, ये वैल्यू इधर जाएगी, यह जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, नीचे आएगा कैपिटल M, और यहाँ पर लिखा है एफ डैश अपॉन एफ, ठीक है। उल्टा अगर करेंगे तो A2 अपॉन A हो जाएगा, तो कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इधर रहेगा एफ डैश अपॉन M। अब जो एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू है ये हम इसमें यहाँ पर रखेंगे हम, तो यहाँ निकालेंगे A2 अपॉन A कैपिटल M अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखा है कैपिटल M अपॉन एफ डैश अपॉन एफ है ना, चेक कर लें कहीं उल्टा तो नहीं हो गया है, ये हमने रिवर्स किया तो ये भी तो रिवर्स हो जाएगा, एफ अपॉन एफ डैश हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एफ डैश अपॉन एफ, ये पहले एफ डैश अपॉन एफ था, इसका हमने A2 को ऊपर कर दिया तो कैपिटल M ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये जो एफ डैश है ये किधर आ जाएगा, नीचे। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे अब, ठीक है, उल्टा लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं A2 अपॉन A, यह A उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये जब कैपिटल में अंदर जाएगा तो M स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा M। चलो लिख ही दे रहा हूँ, लिख देने में देखिए क्या होगा जाकर के, पहले तो हम ये लिख देते हैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन क्या लिखा है कैपिटल M। अब ये जब अंदर जाएगा, अंदर जाने पे ये हो गया M स्क्वायर, और ये रहा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का कितना हो गया ये होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये A इधर मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये देखिए क्या बना जा करके, ये ऊपर बच रहा है कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A, ये हो गया हमारा फाइनल एम्पलीट्यूड। तो सॉल्व करने में थोड़ा लिखने में इतना समय लगता है, बाकी बस 2 स्टेप थे इसके। पहले हमने क्या निकाला, हमें उसने एक कंडीशन दे दी कि भाई जब ये मीन पोजीशन से पास करता है तभी ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है। मीन पोजीशन मतलब उसमें क्या रहेगा कि वेलोसिटी रहेगी मैक्सिमम, और ड्रॉप किया गया तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व। तो यहाँ से हमने उसका क्या निकाला, एम्पलीट्यूड में रिलेशन निकाला, लेकिन एम्पलीट्यूड के साथ साथ यहाँ फ्रिक्वेंसी का रिलेशन आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी को हटाने के लिए पहले हमने क्या कि फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बना लिया था, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया जाकर के, जो भी इसमें पूछा गया था प्रीवियस ईयर सेक्शन में, तो ये हुआ जाकर के, ठीक है। तो फाइनल एम्पलीट्यूड ये निकल गया है कैपिटल A अंडर रूट M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह जैसा एक देखते हैं, आसान सा है कि ये सेम है कि यहाँ मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा गया है कि स्मॉल ब्लॉक ये M रखा गया, यहाँ पर इसके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए इसके कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से इसे ऑसिलेट कराया जाए जिससे क्या हो, स्लिप ना हो, मतलब ये स्मॉल ब्लॉक है इसी पे रखा रहे। अब देखो अगर ये रखा रहेगा तो किसकी वजह से रखा है, इसके बीच जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है जा करके म्यू mg, यही रहता है जा करके। अब इसमें एक्सटर्नल, इसके ऑसिलेशन की वजह से इसमें एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, और वो क्या लगेगा, ऑसिलेशन की वजह से लगे वो लगेगा m इंटू ए, इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा m इंटू ए स्यूडो फोर्स। अगर इसको यहाँ अटैच्ड रहना है तो वैल्यू कौन सी ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होने ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, m इंटू ए के। तो ये वैल्यू पहुंची जाकर के म्यू mg, ये ज़्यादा है ग्राम m, और एक्सेलरेशन उसमें क्या रहता है, ओमेगा स्क्वायर ए रहता है जाकर के, यही होता है ना एक्सेलरेशन। m से हटा दो, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो ये देखो आ जाएगा म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए जो एक्सेलरेशन इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है लेस देन और इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी ओमेगा की वैल्यू पूछ लेते हैं क्या रहेगी जाकर के, बस सिंपल सी बात है। हमने देखा जो स्यूडो फोर्स उस पर लग रहा था उसकी वैल्यू जो है इसके फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहनी चाहिए या बराबर रहनी चाहिए।
अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लॉक क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा, वो निकल जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा वहाँ पर। तो ये कंडीशन आ गई ए बराबर म्यू जी अपॉन, नीट में 2018 में पूछा गया हो या 2017 में पूछा गया हो, सेम बस न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी, वो पूछा गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ आ रहा है, तो वैल्यू आप देखना मिल जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया था कि क्या रहेगा, तो बस जनरल फॉर्मूला है म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई जा करके जो बना। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्या है, अब इसी तरीके क्वेश्चन ये है, उसने ये कहा कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास दे रखा है m। अब ये पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया ऐसे नीचे आया। अब इस ब्लॉक के सेपरेट होने के चांसेस कहाँ पर होंगे, जब ये नीचे होगा कि ऊपर होगा, ऊपर होगा तभी सेपरेट होंगे। जैसे देखो ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा होगा, बाहर की तरफ, और ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो इसको जो सेपरेट होने के चांसेस होंगे तब होंगे जब किधर लगा होगा, ऊपर की तरफ। अगर इसका एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, अब नीचे इसको कौन ला रहा है, वेट ला रहा है ना, इसका है कि नहीं है, वेट ला रहा है। तो इसको इक्विलिब्रियम रहने के लिए जो वेट की वैल्यू चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर किसके, एक्सटर्नल फोर्स की। सेम कंडीशन वही, एम से एम को कैंसिल आउट कर देंगे हम यहाँ पर, जी वैल्यू ग्रेटर है बराबर रहेगी, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए। तो हमसे एम्पलीट्यूड पूछेगा लेस देन इक्वल टू, ये कितना का, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। बस वो हटा दिए, म्यू वैल्यू हट गई, कितना आ गया, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू दी होगी वो रख देंगे, या जो भी हमसे पूछेगा वो वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि वहाँ पर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो यहाँ पर जो ऑसिलेशन की वजह से फोर्स लग रहा है एम इंटू ए क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड जो एक्सेलरेशन है, वो दोनों सेम है। तो दोनों क्वेश्चन को आप लिख लेंगे और समझ लेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई हैं तब भी पूछा गया है। इन दोनों आप देखें किसी न किसी का क्वेश्चन पूछा गया 2018 में रहा हो या 2019 में रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने जानी। नॉर्मल क्वेश्चन जो भी एसएचएम से हैं तो स्प्रिंग पेंडुलम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो भी इसका कंबाइंड क्वेश्चन है हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है, तो कंबाइंड क्वेश्चन ये जो भी हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का क्या है, अब कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे ऐसे रहेगा y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन लिखी है। तो जैसे कंबाइंड इक्वेशन है ये, तो वो कहेगा बताइए कितनी इक्वेशन से मिलके बना है। तो वैसे अगर बात करेंगे तो एक लॉ होता है फूरियर लॉ। ठीक है, जिससे हम स्प्रेड करके बताते हैं कि कितनी इक्वेशन से मिलके बना है। जैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। ठीक है, तो एक इक्वेशन किसकी बन जाएगी, एक्सपेंड करेंगे, 2 इसकी होंगी, एक इसकी होंगी, जाकर तो टोटल 3 आ जाएंगी। आगे भी देखेंगे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे अलग अलग कर देगा तो आप कितनी इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि समय तो रहता है हमारे पास कम। उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, आप जो भी इसमें लिखा है इनकी जो पावर उनको जोड़ दीजिए। इसकी पावर कितना है 2, इसकी पावर कितना है 1, तो ये कितनी वेव से मिलकर बना जा करके, नंबर ऑफ वेव जो आई इनकी पावर को हमने जोड़ दिया तो पावर इक्वेशन कितनी होगी, 3 इक्वेशन रहेंगी जिनसे मिलकर ये बना है 2 + 1। अगर मान लीजिए इधर 2 होता है, इधर 2 होता है, कितना आता 4, इधर 3 इधर 1 होता है, कितना आता 4। तो कुछ नहीं करना है, ये पूछेगा बताइए ये जो ऑसिलेशन की इक्वेशन है कितनी उसके एसएचएम की सुपर पोजिशन से मिलके बना हुआ जा करके। तो जो भी रहेगा जा करके उनकी जो पावर रहेंगे उनको हम ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर हम करेंगे तो इसको हम इक्वेशन को ब्रेक करके चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू है कॉस 2 थीटा को उसको हम ब्रेक करेंगे, उसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये तो शॉर्टकट बताने का तरीका है, अगर पूछ दिया जाता है तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो भी इक्वेशन है उससे ये पता चला जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि मान लीजिए 2 वेव हैं। ठीक है, 2 वेव हैं, सेम फ्रिक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड है उनका। क्या है, सेम फ्रिक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, लेकिन वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। 2 वेव हैं हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें बताना ये है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम एट द पोजीशन
वेयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ टू दैट ऑफ एम्पलीट्यूड। उस कंडीशन में उनके बीच फेज डिफरेंस बताना है जब उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके एम्पलीट्यूड का कितना है, हाफ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी जैसे सॉल्व कर देंगे तुरंत हो जाएगा, उस पर मत जाइए। अब हमारे दिमाग में ये जाएगा इनके बीच फेज डिफरेंस बताना है, तो पहले अब फिर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेव हैं, सेम फ्रिक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ना देता तो इनिशियली उनके बीच फेज डिफरेंस कितना आता, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का, है कि नहीं है। तो 180 डिग्री, लेकिन अब उसने कह दिया कि तब की कंडीशन बताओ जब उनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एम्पलीट्यूड का हाफ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक वेव का निकालते हैं हाफ कंडीशन पे जा करके। ठीक है, तो हम इसके पहले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर y इक्वल टू ए वाई टू पर निकाला था, कितना आया था, π/6, ये याद है ना। तो π/6 और इनिशियली कितना था 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब पाई में π/6 क्या करेंगे हम, माइनस करें तो हम किसका पता चल जाएगा, दूसरे का, दूसरी उसके 180 डिग्री पर है। तो यहाँ समझिए जैसे पहली का हम बात करते हैं, ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो पहली का हम निकालते हैं y इक्वल टू ए वाई टू पर। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर रखा जा करके हम लोगों ने a साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया a/2, इधर आ गया a साइन ओमेगा टी, a से कैंसिल आउट करेंगे तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू आ गया a/2। तो इनिशियल फेज इसका जो पहुंचा जा करके 1/2 मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री रहता है, π/6 आया। लेकिन जो दूसरी वेव रही होगी उसके लिए तो वो इनिशियली 180 डिग्री पर था ना, तो दूसरी वेव का अगर हम φ2 निकालें तो हम 180 में माइनस करेंगे, तो 186 माइनस 5, तो ये कितना देखो 5 π/6, ये किसका आया, दूसरे का आया। अब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस पूछा है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस पूछा डेल्टा 5 इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। तो देखो आएगा 5 π/6 माइनस π/6, वैल्यू कितनी आ गई 4 π/6। तो इनके बीच जो फेज डिफरेंस पहुंचा जाकर को कितना आ गया 2 π/3। बस सिंपल सी बात। तो कई बार दिमाग में ये जाता है ना, तुम ये सोचोगे इसका π/6 निकाल लिया हमने, माइनस कर दिया 5/6 हो गया, तुम सोचो आंसर 5/6 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आया पहली वेव का फेज डिफरेंस, ये किसका आया दूसरी वेव का फेज डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो 5 π/6 में हमने π/6 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 2 π/3। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई जा करके जो हम लोगों ने इनके बीच फेज डिफरेंस को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हमने एम्पलीट्यूड से रिलेशन देख लिया, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है जिससे वो डिटैच ना हो, और उनके बीच का फेज डिफरेंस की कंडीशन देख ली जा करके, और नंबर ऑफ वेव कितने सुपर पोजिशन से पहुंच रहे जा करके, इतनी कंडीशन देख ली, स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ लिया जा करके। ठीक है, अब देखिए कुछ नॉर्मल जैसे क्वेश्चन बच रहे हैं उन पर हम ध्यान दे रहे हैं। नॉर्मली जैसे हम इधर आ जाते हैं, जैसे एक रहता है सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड रहता है, ये ध्यान रखेंगे। टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम कितना होगा 2 सेकंड रहेगा। सेकंड मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड होगा, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। पूछा ही आता है सेकंड पेंडुलम की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो अगर लेंथ की बात करें तो टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा L/G। एल की वैल्यू पता करनी है, टाइम की वैल्यू यहाँ रख दी हमने 2, इधर आया 2 पाई अंडर रूट L/G। 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट कितना आएगा L/G। दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, इधर आएगा L/G। याद करिए शुरुआती चैप्टर हमने कहा था कि जो g की वैल्यू रहती है लगभग किसके बराबर होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू। ये इससे कट गया तो L इज इक्वल टू देखा आंसर कितना आ गया 1 मीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। बस सिंपल सी बात है। तो सेकंड पेंडुलम का अर्थ की सरफेस, अर्थ की बात है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने पूछ दिया था कि वहाँ पर बताइए क्या कहते हैं मून पर, ठीक है, तो बस अर्थ पे अगर 1 है तो मून का जी की वैल्यू कितनी होती है 1/6 रहती है, तो वो कितना आ जाएगा 1/6 मीटर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना हम जो पढ़ के गए वो नहीं आया, उसने उल्टा कर दिया। भाई हमें पता है कि वो ये कर दिया होगा कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है अर्थ का 1/6 होती है, तो वहाँ पर कितना 1/6 मीटर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात हमने जान ली, इस जो सेकंड पेंडुलम है उसका क्या रहा। अब कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, एक है, ठीक है, उसको आप थोड़ा बस थीम समझ लेंगे, उस फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाकी हम इस पर न्यूमेरिकल जो अब थ्रस्ट पे बेसिस था वो हम इसके पहले करा चुके हैं, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक फॉर्मूला लिखते हैं,
फॉर्मूला है यू शेप्ड ट्यूब का, मान लीजिए इस तरीके से है ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। इसके अंदर जो लिक्विड फिल कर रखा है उसकी डेंसिटी D दे रखी है। क्वेश्चन क्या ये समझेंगे जो पूछा जाता है। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ से लिक्विड को थोड़ा हम ब्लो करें, मतलब हवा फूंक दी हमने, लिक्विड को ब्लो करेंगे, ये लिक्विड लेवल क्या होगा, ऐसे नीचे ये आएगा, ये नीचे आके इधर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हवा फूंक के ऐसा हमने छोड़ दिया, तो जैसे ये लिक्विड लेवल जो इधर रेज किया हुआ था, जैसे हमने वहाँ पर एयर का प्रेशर हटाया, ठीक है, तो ये लिक्विड क्या होगा, वापस फिर इधर जाएगा ये। तो इस तरीके से ऐसे ये ऑसिलेट होने लगेगा ये, ठीक है। तो ऑसिलेट होने लगा तो हमें पूछेगा भाई फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कर दे रहे हैं, इसको फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T इक्वल टू रहेगा 2 पाई अंडर रूट, जो भी मास रहेगा उतना m अपॉन, इधर आएगा A क्रॉस सेक्शन एरिया, D डेंसिटी रहेगा, ये G रहेगा, इधर ये वैल्यू हो जाएगी sin θ1 प्लस sin θ2, बस इतना ध्यान रखना है, m अपॉन ADG प्लस sin θ1 प्लस sin θ2। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, देखिए अगर मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट हो जाए ये ट्यूब, स्ट्रेट हो जाएगी तो देखो ये एंगल कितना बनेगा जाकर के 90 डिग्री, साइन 91 साइन 91, तो यहाँ पर हम देखेंगे θ1 इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन साइन 91, ये आ जाएगा 2ADG। अब अभी भी समझ में नहीं आया कि भाई सही है कि गलत है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सपोज करिए ये पहले इनिशियल लेवल था लिक्विड का, इसको हमने ऐसे प्रेस किया, सपोज करिए जाकर कि ये प्रेस हो गया y, तो y अगर ये प्रेस हुआ जाकर, इसके सामने ये था कि y ये प्रेस हुआ जाकर के, तो y क्या होगा, ये बढ़ भी जाएगा। तो इस पे जैसे ये था, इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो इतना अमाउंट ऑफ वाटर लग रहा है ना, कितनी हाइट का, 2y का, इतने लग रहा है ना, लिक्विड जो लग रहा है वो 2y लग रहा है जाकर के, समझ लेंगे। जैसे हमने ये कहा कि भाई इसको हमने y प्रेस किया, पहले क्या था, दोनों सेम लेवल पे थे, ये y हमने y प्रेस कर दिया, और y प्रेस करें तो y क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो ये लेवल तो y था, y और ऊपर गया, तो टोटल जो उस पर वेट आया लिक्विड कितना आ गया, 2y आ गया। अब मास अगर लिक्विड निकालने, मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट कितनी आ रही है, 2y, तो ये रख दिया हमने 2y है, h कर देते हैं हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या रख दिया हमने, d, तो m की वैल्यू यहाँ देखो रखते हैं, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये रहा 2HD अपॉन 2ADG, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, D से D कट गया, तो देखिए टाइम पीरियड देखो वही सिंपल पेंडुलम जैसा आ गया ना, कितना आ गया, H अपॉन G, तो बस सही है, ये कंडीशन है। तो बस ये था ना कि m अपॉन AD साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर मान लीजिए ये दिए हों एंगल, ठीक है, ये एंगल दिए हों, ये φ1 मान लेते हैं, ये φ1 और ये क्या है φ2, तो कॉस हो जाएगा। क्यों, तुम ये देखो अगर ये पहले से एंगल कितने हो जाएंगे, 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो अगर ये वाले एंगल दिए हो तो कॉस φ1 प्लस कॉस φ2 होगा, अगर ये दे रखे हैं तो कितना होगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2 होगा। ये समझ लेंगे। कई बार मान लो तुम ये याद कर गया, मान लो यहाँ दिया है तो हमें तो यहाँ 1 लाना है ना, तो एंगल अगर 0 होगा तो किसका 0 1 होता है, कॉस का, तो क्या हो जाएगा कॉस φ1 प्लस कॉस φ2। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये दे रखे हैं तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, इधर आएगा ADG कॉस φ1 प्लस कॉस φ2, ठीक है, ये कंडीशन रही जा करके। तो थैंक यू। तो इसमें हमने दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन SHM, जिसमें हमने देखा मेनली जो भी रहे जा करके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहे आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से दैट इज सफिशिएंट, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं फिर।